हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी वी। तो लास्ट क्लास में हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का पहला लेक्चर किया था, जिसमें हमने सेल साइकिल को समझा था, फेजेस ऑफ सेल साइकिल को समझा था, जिसमें था इंटरफेज, एम फेज, G1, S, G2 एंड देन द क्वेश्चन स्टेज। ये सब हमने लास्ट क्लास में समझा था। तो आज इस क्लास में जो हमारे टॉपिक्स हैं वो रहेंगे एम फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ओके, तो आज हम सारे फेजेस को कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रॉम एम फेज टू टीलोफेज सारे फेजेस आज हम लोग वो पूरा कवर करेंगे। ओके, सो टुडे लेट्स स्टार्ट विद द एम फेज। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एम फेज। यहाँ पर है, this is the most dramatic period of the cell cycle, involving a major reorganization of the virtually all components of the cell। इसका मतलब ये है कि सारे फेजेस में ये जो एम फेज है ये सबसे ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल साइकिल का। और ये ड्रामेटिक पीरियड क्यों होता है? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। मतलब ये कि ये ड्रामेटिक इसीलिए होता है क्योंकि सेल के सारे कंपोनेंट्स जैसे कि न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर एक्सेट्रा, इन सब का जो है मेजर रीअरेंजमेंट या फिर रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा होता है। इसीलिए इसको सबसे ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल कहा जाता है। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज द सेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इक्वेशनल डिवीजन। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पेरेंट और प्रोजेनी सेल्स में क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। ओके, तो जब क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है तो इसको हम लोग इसीलिए इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज द सेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। इसीलिए हम इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। Now, for convenience, mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division karyokinesis। इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि now for convenience mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division karyokinesis। Okay, and it is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear cut lines cannot be drawn between various stages। इसका मतलब ये है कि माइटोसिस को जो है ना न्यूक्लियर डिवीजन केरियोकाइनेसिस के 4 स्टेजेस में बांटा गया। ओके, यहाँ पर क्या दिया है कि माइटोसिस होता है ना, तो उसको न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन जिसको हम लोग केरियोकाइनेसिस बोलते हैं, उसके बेसिस पे 4 स्टेजेस में बांटा गया है। लेकिन रियलिटी में सेल डिवीजन जो है ना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, एंड इसमें अलग अलग स्टेजेस नहीं होती है रियलिटी में। वो बस समझने के लिए हम उसे अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं, बट इन रियलिटी देयर इज नो स्टेजेस इन बिटवीन। ओके, सो वहां पर कोई भी अलग स्टेजेस नहीं होती हैं, और वहां पर कोई ऐसे क्लियर कट बाउंड्री या फिर कोई लाइन नहीं बनी होती कि ये अलग स्टेज है, ये अलग स्टेज है। ये बस हम लोग बुकिश लैंग्वेज में समझने के लिए एक बाउंड्री या फिर क्लियर कट लाइन ड्रॉ करते हैं कि ये एम फेज है, टीलो फेज है, एना फेज है। बट इन रियलिटी देर इज नो फेज। ओके, तो वहां पर कोई भी स्टेजेस नहीं होती हैं। ओके, वो बस हम समझने के लिए वहां पर स्टेजेस डिफाइन करते हैं। तो यही है इस लाइन का मतलब। ओके, कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 4 स्टेजेस। ओके, यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर क्या है, कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 4 स्टेजेस, जैसे कि प्रोफेज हो गया, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये 4 स्टेजेस हैं कैरियोकाइनेसिस के न्यूक्लियर डिवीजन के। पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज एंड चौथा है टीलोफेज, जो आज हम चारों पढ़ने वाले हैं। चारों फेजेस को आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, so let's start with the prophase. Prophase, which is the first stage of karyokinesis of mitosis, follows the S and G2 phases of interphase। तो इसका मतलब ये है कि प्रोफेज जो कि पहला स्टेज होता है माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस का, वो एस और G2 फेज के बाद आता है। ओके, इन दी S and G2 phases, the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined। यानी कि S और G2 फेज में नया DNA मॉलिक्यूल्स बनता है, लेकिन वो डिस्टिंक्ट नहीं होता है, मतलब कि दिखाई नहीं देता है,
ठीक से वो शो नहीं होता है, बट वो इंटरवाइंड होता है, उलझा हुआ रहता है, ठीक है। दे आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। दे आर नॉट क्लियरली विजिबल बट दे आर इंटरवाइंड, मतलब उलझा हुआ रहता है वो, इसीलिए दिखता नहीं है। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। प्रोफेज की का जो शुरुआत होता है वो किससे होता है? वो होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमोसोम मटेरियल के कंडेंसेशन ही जो है उसी से शुरुआत होता है प्रोफेज का, एंड दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ प्रोफेज। आगे है, द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। तो पहले जो चीज इंटरवाइन था, टैंगल्ड था, तो वो बाद में अनटैंगल हो जाता है। यहाँ पर है कि द क्रोमोसोम मटेरियल बिकम अनटैंगल, जो पहले टैंगल था वो अनटैंगल हो गया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। इसका मतलब ये है कि कंडेंसेशन के टाइम पर, क्रोमोसोम मटेरियल के कंडेंसेशन के टाइम पर जो है वो इंटरवाइन था, जो कि क्लियरली विजिबल नहीं था, टैंगल्ड था। लेकिन क्रोमैटिन कंडेंसेशन के टाइम पर वो क्या हो गया है? अनटैंगल हो गया है, ठीक है। सो क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। आगे है, the centrosome, which had undergone duplication during the S phase of interphase, now begins to move towards the opposite poles of the cell। यानी कि जो सेंट्रोजोम ड्यूरिंग द एस फेज वो क्या हो रहा था? डुप्लीकेट हो रहा था, ठीक है। इंटरफेज में ड्यूरिंग द एस फेज वो क्या हो रहा था? क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो रहा था, सॉरी सेंट्रोजोम क्या हो रहा था? डुप्लीकेशन हो रहा था। अब वो क्या करता है कि वो टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल वो मूव करना चालू कर देता है, ठीक है। द सेंट्रोजोम स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, ओके। एंड यहाँ पर है, द कंप्लीशन ऑफ द प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट। यानी कि जब प्रोफेज खत्म हो जाता है तो वो उसको दिखाने के लिए कुछ इवेंट्स होते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि हाँ, अब प्रोफेज जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो उसमें से पहला इवेंट है, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। यानी कि पहला इवेंट ये है कि क्रोमोसोम मटेरियल जो होता है वो कंडेंस हो जाता है टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस होके क्या बनाता है? वो कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। और ये दिखाता है कि हाँ, प्रोफेज अब खत्म, मतलब कंप्लीट हो चुका है। आगे है, क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। यानी क्रोमोसोम्स किससे दिखता है? क्रोमोसोम ऐसा दिखाया जाता है कि वो किससे बना हुआ है? टू क्रोमैटिड्स से बना हुआ है। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ टू क्रोमैटिड्स, एंड वो क्रोमैटिड्स जो है वो किससे अटैच्ड होते हैं? वो सेंट्रोमियर के साथ अटैच्ड होते हैं। सो यहाँ पर यही बताया गया है कि जब प्रोफेज का कंप्लीशन होता है तो उसमें एक इवेंट होता है जिससे वो पता चलता है। तो इवेंट क्या है कि क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड्स। वहां पर वो दो क्रोमैटिड्स से बना होता है और क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। तो वो दो क्रोमैटिड्स जो है वो सेंट्रोमियर के साथ अटैच्ड होते हैं, ओके। सेंट्रोमियर जो बीच में होता है एंड क्रोमैटिड उनके अगल बगल जो है वो अटैच्ड रहता है। नेक्स्ट इवेंट है, सेंट्रोजोम which had undergone duplication during interphase। जो सेंट्रोजोम है जो कि डुप्लीकेट हुआ था ड्यूरिंग द इंटरफेज, एस फेज में, begins to move towards the opposite poles of the cell। तो वो क्या चालू हो जाता है? वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना वो शुरू कर देता है सेंट्रोजोम। ईच सेंट्रोजोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल एस्टर। और हर एक सेंट्रोजोम जो है वो क्या रेडिएट करता है, क्या निकालता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स निकालता है, जिसे हम एस्टर्स कहते हैं। सेंट्रोजोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। तो एस्टर्स कौन निकालता है? सेंट्रोजोम, ओके। ओके, सो ईच सेंट्रोजोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए जो है इसे ध्यान से पढ़िएगा। ईच सेंट्रोजोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स, ओके। The two asters together with the spindle fiber forms mitotic apparatus। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि दो एस्टर, ओके, टू एस्टर
with spindle fiber. 2 ester plus spindle fiber is equal to mitotic apparatus. Mitotic apparatus अगर एग्जाम में पूछे कि mitotic apparatus किससे बनता है, तो वो 2 एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर से बनता है. 2 esters plus spindle fiber forms mitotic apparatus. ओके, तो ये हमारा दूसरा इवेंट था. ठीक है, आगे मूव करते हैं. Cells at the end of prophase when viewed under the microscope. ठीक है, जब प्रोफेज का एंड होता है या कंप्लीशन होता है, तब हम लोग सेल को देखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप. तो उसमें हमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप ये सब नहीं दिखाई देता है. ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम वो नहीं रहता है, क्योंकि वो गायब हो जाता है उस टाइम में. सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप. ठीक है, तो वो उस टाइम आया ही नहीं होता है, गायब नहीं होता है, बट वो उस टाइम रहता ही नहीं है. वो आगे मेटाफेज में आएगा तो हम लोग उसको पढ़ेंगे. ओके, सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज. ठीक है, तो यहाँ पे पूछ सकता है कि प्रोफेज के एंड में जब हम लोग सेल को देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमें क्या दिखता है, तो हमें उस टाइम कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि उस टाइम कुछ फॉर्म वैसे तो हुआ नहीं रहता है. तो वहाँ पे हमें ना गोल्गी कॉम्प्लेक्स दिखता है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप, कुछ भी नहीं दिखता है उस टाइम में. तो ये चीज़ हम लोग आगे मेटाफेज में पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है, ये सब कैसे क्या होता है. ठीक है, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है अर्ली प्रोफेज का, लेट प्रोफेज का, ट्रांजिशन टू मेटाफेज. मेटाफेज यहाँ पर है सारा. ओके, सो ये है कि मेटाफेज में क्या होता है. लेट्स स्टार्ट विथ मेटाफेज. The complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis. तो मेटाफेज में क्या होता है कि जब न्यूक्लियर इन्वेलप पूरे तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तब हमारा सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस विच इज मेटाफेज, तो वो शुरू होता है. Hence the chromosome are spread through the cytoplasm of the cell. तब जो है वो क्रोमोसोम क्या होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में पूरे तरीके से स्प्रेड होता है उस टाइम पर मेटाफेज में. एंड बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप. मतलब ये कि कंडेंसेशन जो होता है क्रोमोसोम का वो इस स्टेज तक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है एंड वो क्लियरली जो है वो ऑब्जर्व हो सकता है अंडर द माइक्रोस्कोप. सो वही लिखा है यहाँ पर कि बाय दिस स्टेज condensation of chromosome is completed and they can be observed clearly under the microscope. This then is the stage at which morphology of chromosomes is most easily studied. And ये बहुत important question है यहाँ पर, मतलब कि नीट में या फिर CUET में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्टेज में जो है हम लोग मॉर्फोलॉजी जो है बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं, तो वो स्टेज होता है मेटाफेज. तो यहीं पर है, अंडरलाइन कर लीजिएगा. दिस देन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स इज मोस्ट इजली स्टडीड. At this stage, metaphase chromosomes is made up of two sister chromatids which are held together by the centromere. तो इस स्टेज में मेटाफेज जो है, मेटाफेज क्रोमोसोम, ये दो सिस्टर क्रोमैटिड का बना हुआ है. ठीक है, ये किसका बना हुआ है, दो सिस्टर क्रोमैटिड का. ठीक है, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर, जिसको सेंट्रोमियर जोड़े रखता है. सेंट्रोमियर जो है वो बीच का पार्ट है. ठीक है, जो दो सिस्टर क्रोमैटिड को अटैच्ड रखता है. उसके बाद है ये फिगर 10.2b में दिया हुआ है. ओके, 10.2 ए एंड बी. अच्छा, ये देखिए यहाँ पर मेटाफेज में है ना, बी में दिया हुआ है. ये यहाँ पर सेंट्रोमियर है बीच में और ये दो क्रोमैटिड को साथ में अटैच्ड किया हुआ है. बीच में ये है, बीच में आप लोग को वाइट वाइट दिख रहा होगा कि वो सेंट्रोमियर है एंड उससे अटैच्ड हमारा दो क्रोमैटिड है, तो ये आप लोग को दिख रहा होगा. ओके, नाउ यहाँ पर है स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स. स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर कहाँ पर है, एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर. ओके, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा. स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर, ये वाइट ओवल शेप में, ये क्या होता है, ये काइनेटोकोर होता है. ठीक है, ओके वेट. ठीक है,
स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर्स आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स, उसको काइनेटोकोर्स कहते हैं। और काइनेटोकोर्स क्या करता है, दीज स्ट्रक्चर्स सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। मतलब ये कि ये जो काइनेटोकोर होता है इससे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। दिस एक्ट एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, इससे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होता है टू द क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से कैसे अटैच होता है, विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर्स, ठीक है। एंड दैट आर मूव्ड इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल, और वो सब एक सेंटर में अलाइंड रहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये सब एक सेंटर प्लेट पर अलाइंड है। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि the structures serve as the site of attachment of spindle fibers to the chromosome that are moved into position at the center of the cell. Hence, the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fibers from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fibers from the opposite pole. तो यहाँ समझते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेटाफेज किस चीज़ से कैरेक्टराइज किया जाता है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये होता है यहाँ पर किस चीज़ से कैरेक्टराइज्ड, बाय ऑल दी क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर। जैसे ये सारे क्रोमोसोम्स अपने इक्वेटर पर लाई कर रहे हैं, तो इसी इसी से मेटाफेज जो है वो कैरेक्टराइज्ड किया जाता है कि हाँ ये मेटाफेज है। ओके, कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore। ठीक है, तो ये सारे क्रोमैटिड जो हैं वो अपने काइनेटोकोर से कनेक्टेड है। ओके, टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम द वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमैटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर। तो यहाँ पर ये जो है क्रोमैटिड वो किससे कनेक्टेड है, स्पिंडल फाइबर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, जो आप लोग को ये लाइनें दिख रही होगी जो ऊपर जा रही हैं, तो अपोजिट पोल की तरफ, तो वो क्या है, वो स्पिंडल फाइबर्स है एंड इसी से ये क्रोमैटिड कनेक्टेड है। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore, connected by kinetochore से connect है to spindle fibers from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole, और opposite pole से भी connect है। ठीक है, दोनों opposite pole से वो connected है with the help of kinetochore। ठीक है, फिगर 10.2b में आप लोग देख सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। अब आगे बढ़ते हैं। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज मेटाफेज प्लेट। ओके, तो ये जो फेज ऑफ अलाइनमेंट है या फिर क्या बोला गया है यहाँ पर, प्लेन ऑफ अलाइनमेंट, तो ये पूरे एक अलाइनमेंट में आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये अलाइनमेंट में जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट एंड इसी से मेटाफेज को कैरेक्टराइज किया गया है। ओके, द की फीचर्स ऑफ मेटाफेज। अब हम लोग मेटाफेज के की फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला है स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, हमने दिखाया आपको क्रोमोसोम, ठीक है, तो उसके काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच है। अब ये देखिए, ये स्पिंडल फाइबर्स, ठीक, ये बीच में व्हाइट वाला काइनेटोकोर है, ठीक है, और ये साइड में इसका क्या दो क्रोमैटिड आपको दिख रहा होगा। तो ये जो काइनेटोकोर है उससे क्या कनेक्टेड है, स्पिंडल फाइबर्स। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर, अटैच्ड है ना, काइनेटोकोर से दिख रहा होगा, ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच है। सेकंड पॉइंट है क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेजिक प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पर लाई कर रहा है सारा, और बुरे अलाइनमेंट में है अलोंग दी मेटाफेजिक प्लेट, उसको हम लोग मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। और ये किससे कनेक्टेड है, थ्रू दी स्पिंडल फाइबर्स, और ये दोनों पोल से कनेक्टेड है, मतलब दोनों अपोजिट पोल से ये कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो यही आप लोग को इसमें बताया जा रहा है। ओके ओके, तो अब हम एनाफेज को पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। At the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously, and the two daughter chromatids, now referred to as daughter chromosomes of the future daughter nuclei, begin their migration towards the two opposite poles। इसका मतलब ये है कि जब एनाफेज की शुरुआत होती है, जो हर एक क्रोमोसोम्स अरेंज्ड रहते हैं मेटाफेज प्लेट पर, वो क्या होते हैं, सारे
अलग अलग हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं तुरंत ही, ठीक है ना। एंड द टू डॉटर क्रोमैटिड्स, जिसे जो दो डॉटर क्रोमैटिड थे, जिसको अभी हम लोग डॉटर क्रोमोसोम्स रेफर कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, वो अपना माइग्रेशन कहाँ करने लगते हैं, टुवर्ड्स दी टू अपोजिट पोल्स, वो अपने अपने अपोजिट पोल्स पर शिफ्ट होने लगते हैं, ठीक है, वो दो डॉटर क्रोमोसोम्स, ठीक। As each chromosome moves away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome remains directed towards the pole and hence at the leading edge with the arm of the chromosome trailing behind। मतलब ये कि जैसे सारे क्रोमोसोम दूर जाने लगते हैं इक्वेटोरियल प्लेट से, जो सेंट्रोमियर होता है सारे क्रोमोसोम का, वो पोल की तरफ डायरेक्ट हो जाता है। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, सारे क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है वो पोल की तरफ डायरेक्टेड रहता है, एंड हेंस एट द लीडिंग एज, और वो लीडिंग एज पर रहता है उसका जो सेंट्रोमियर होता है, ओके, क्रोमोसोम का, विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। फिगर 10.2c, अच्छा हम 10.2c देखेंगे तो ये चीज हमें समझ में आएगी, ओके। ये है 10.2c, ठीक। इसमें दिख रहा होगा ये चीज आपको कि सब अपने अपने अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर चुके हैं, लेकिन जो सेंट्रोमियर है वो किस तरफ है, वो पोल की तरफ डायरेक्टेड है, यानी कि लीडिंग एज पर है इसका सेंट्रोमियर, ठीक है, ये चीज आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद है रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल एंड हेंस एट द लीडिंग एज, ये समझ में आ गया। विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, ये दिख रहा है आप लोगों को कि ये जो आर्म्स है क्रोमोसोम का, दीज आर ट्रेलिंग बिहाइंड, ठीक है, ये पीछे जो है ऐसे ट्रेल कर रहा है, नीचे लटक रहा है, ओके। Now, thus anaphase stage is characterized by, so anaphase stage is characterized by the following key events। ये सारे की इवेंट से क्या होता है, एनाफेज को कैरेक्टराइज किया जाता है। पहला है सेंट्रोमियर स्प्लिट, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, यानी कि क्या होता है इसमें इवेंट्स, की इवेंट्स क्या है इसका, कि जो सेंट्रोमियर है वो अलग हो जाते हैं, स्प्लिट, एंड क्रोमैटिड जो था डॉटर क्रोमैटिड वो भी सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। क्रोमैट एंड सेकंड पॉइंट है क्रोमैटिड मूव टू दी अपोजिट पोल, और वो जो क्रोमैटिड थे वो भी अपने अपने अपोजिट पोल्स पर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये था हमारा एनाफेज, एंड ये इसका डायग्राम है जिधर हम लोग को ये दिख रहा है 10.2c, अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द स्टेज ऑफ माइटोसिस, ठीक। यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों क्रोमैटिड जो है अपने अपने अपोजिट पोल्स पर है, क्रोमैटिड मूव टू द अपोजिट पोल्स दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये सेंट्रोमियर है वो भी अलग अलग हो गए हैं, एंड क्रोमैटिड सेपरेट, क्रोमैटिड भी यहाँ पर जो है सेपरेट हो चुके हैं। तो ये था हमारा एनाफेज। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टीलोफेज, ओके, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा टीलोफेज का, ओके। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक विच इज टीलोफेज। यहाँ पर है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस दैट इज टीलोफेज, तो यहाँ पर ये बोला है कि टीलोफेज जो है वो फाइनल स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का, लास्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का। और जब टीलोफेज शुरू होता है तो द क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच देयर रेस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, मतलब ये कि जब एनाफेज जो क्रोमोसोम एनाफेज में अपने अपने रेस्पेक्टिव पोल्स पर पहुंच गए थे, वो इस फेज में क्या होते हैं, वो डीकंडेंस हो जाते हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी जो है वो लूज कर देते हैं, ठीक ना। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल्स, यानी कि जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स एनाफेज के टाइम में दिख रहे थे वो इस फेज में बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, ठीक ना। और ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो अपोजिट पोल्स पर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक ना। क्रोमैटिन मटेरियल अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर इकट्ठा हो जाते हैं। दिस इज़ द स्टेज विच शोज द फॉलोइंग की इवेंट्स, तो टीलोफेज के कुछ की इवेंट्स हैं, मतलब इसमें क्या क्या होता है वो बताया जा रहा है। पहला है कि क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स, मतलब ये कि क्रोमोसोम्स जो है वो जैसा कि बताया कि अपोजिट स्पिंडल पोल्स पर वो इकट्ठा हो जाते हैं, एंड उनकी आइडेंटिटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स, मतलब ये कि वो छोटे छोटे एलिमेंट्स में वो बिखर जाते हैं, जिसकी वजह से वो दिखते नहीं है, मतलब उनको हम देख नहीं सकते, ठीक ना। जैसे एनाफेज में वो दिख रहे थे, दे आर विजिबल इन एनाफेज, बट टीलोफेज में वो नहीं दिखेंगे बिकॉज देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स, ठीक।
सेकेंड पॉइंट ये है कि न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई। इसका मतलब ये है कि जैसे क्रोमोसोम जो अपने अपने रेस्पेक्टिव पोल्स पर इकट्ठा हुए हैं, ठीक, उनके अराउंड एक न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डेवलप हो जाता है। एंड वो न्यूक्लियर एनवेलप के डेवलप होने की वजह से वहाँ पर 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। एंड यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि जो क्रोमोसोम क्लस्टर हो गए थे एट ईच पोल, उनके अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप का डेवलपमेंट होता है एंड उसकी वजह से 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। थर्ड है न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म। मतलब ये कि जैसे प्रोफेज में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर जो है वो नहीं थे, ठीक है, उस टाइम में वो डिसअपियर हो चुके थे। बट अभी ये न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर जो है वापस से रिफॉर्म हो जाते हैं टीलोफेज में। ये इसीलिए है क्योंकि टीलोफेज जो है ना वो प्रोफेज का एकदम अपोजिट है, उल्टा है, ठीक है। जो चीज़ प्रोफेज में होगा वो टीलोफेज में नहीं होगा और जो टीलोफेज में होगा वो प्रोफेज में नहीं होगा, ठीक। तो बस यहीं पर ये टीलोफेज जो है वो प्रोफेज का उल्टा है एंड दैट्स वाई न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर जो है वापस से इसमें रिफॉर्म हो रहे हैं, ठीक। और ये एक सेल साइकिल का ही मतलब एक पार्ट है, तो सेल साइकिल में यही होता है। एंड उसके बाद इस डायग्राम में हम लोगों ने देखा था कि एनाफेज में जैसे सारे क्रोमैटिड जो है अपने अपने अपोजिट पोल्स पर चले जा रहे हैं, ठीक ना, और उसका सेंट्रोमियर्स जो है वो लीडिंग एज पर होता था, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि टीलोफेज के बारे में कि टीलोफेज में कैसे जो है जैसे एनाफेज में सारे क्रोमोसोम्स अपने अपने रेस्पेक्टिव पोल्स पर चले गए थे, तो अब वही जो क्रोमोसोम्स है वो इसमें डिकंडेंस हो गए हैं एंड उसकी आइडेंटिटी जो है वो लॉस्ट हो चुकी है, ठीक है। एज ए डिस्क्रीट एलिमेंट्स की तरह उनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर इस फिगर में वही बताया जा रहा है, ठीक है। इसके आसपास आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डेवलप हो चुका है, जिसके वजह से ये 2 डॉटर जो है 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो चुका है इस न्यूक्लियर इन्वेलप के डेवलप होने की वजह से, ठीक ना। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे यहाँ बताया गया है कि न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ये रिफॉर्म हो गया है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जैसे न्यूक्लियोलस गोल्गी एंड ईआर का वापस से रिफॉर्मेशन हो चुका है। ओके, सो दिस इज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ स्टेजेस इन माइटोसिस। ओके, तो यही था हमारा आज की वीडियो में। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में, इससे पहले वाले वीडियो के भी टॉपिक में या किसी भी वीडियो के टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करूँगी और उसे सॉल्व भी करूँगी। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। एंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।